बहुरानी ने आंखें खोल दी। रचना का ससुराल में दूसरा दिन था। दादी सास ने आज भी उसे नहा धोकर तैयार हो कमरे में बैठ जाने को बोला था। जब तक घर में मेहमान हैं, उसे कमरे से निकलने की मनाही थी। उसका खाना पीना सब कमरे में ही उसकी सासू माँ विमला जी पहुँचा देती थी। शादी खत्म हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जाए भी क्यों? सबके बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। मानसून का आगमन होने से काम धंधे भी बंद पड़े थे। हाँ, जो नौकरी पेशा वाले थे वो शादी के अगले दिन ही चलते बने। आखिर पापे पेट का भी सवाल था। उस समय घर में बच्चे बड़े कुल मिलाकर 40 लोग थे। रचना देख रही थी कि बड़ी ताई जी, छोटी ताई जी और उसकी सासू माँ फरमाइशों का बोझ अपने सर पर लिए चकरगिन्नी बनी हुई थी। कभी बुआ सास को गर्म पानी देती तो कभी फूफा जी के चाय की तलब मिटाती, कभी बड़े ताऊ जी को कॉफ़ी देती तो कभी उनकी बेटी को ग्रीन टी, कभी छोटे ताऊ जी के ग्रीन टी पीने का समय हो जाता तो कभी उनकी बेटी को पास्ता खाने का मन। सब अलग अलग समय में अलग अलग फरमाइशें ऐसे कर रहे थे जैसे घर में नहीं बल्कि किसी होटल में आए हों। रचना ने एक बात नोटिस की कि घर की बहुएं ही घर के सारे काम कर रही थी। बेटियां और बेटे बैठकर फरमाइशें कर रहे थे। ये बात उसे ठीक नहीं लगी। उसके मायके में तो बहू, बेटे और बेटियां सब मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ तक कि उसके पापा भी कई बार उसकी माँ की मदद करने को रसोई में आ जाते हैं। रचना घर की बहुओं की हालत देखकर मन ही मन ये सोच रही थी कि कल को उसकी भी यही हालत होने वाली है। वह अपनी सासों की मदद करने को आगे आई, लेकिन दादी सास की कड़कती आवाज ने उसके बढ़ते कदम को वहीं रोक दिया। रुक जाओ बहुरानी, हमारे यहाँ का रिवाज है, जब तक बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक वह रसोई में नहीं जा सकती। बस कुछ दिन आराम कर लो, फिर तो तुम्हें भी मैदाने जंग में उतरना ही है। दादी सास की चापलूसी में बैठी घर की बेटियों ने उनके हाँ में हाँ मिलाई। रचना के मन में आया, बोल दे, मेहंदी मेरे हाथों में लगी है, बाकियों के हाथ में तो नहीं लगी, उन्हें बोल दे मदद करने को। लेकिन नई बहू होने का लिहाज कर चुप रह गई। रचना इस बारे में अपने पति राघव से बोली, सुनो जी, दादी मम्मी जी और दोनों ताई जी से ही घर का सारा काम क्यों कराती हैं? एक खाना बनाने वाली रख लेती या फिर तुम्हारी कजिन्स और बुआ जी को उनकी मदद करने को बोलती। उन्होंने मुझे भी मना कर दिया। दादी अतिथि को भगवान मानती हैं और भगवान से काम नहीं करवाते। वो घर की बेटियों को अतिथि ही मानती हैं। वो रसोई में काम वाली को नहीं घुसने देती। बर्तन बासन भी रसोई में नहीं बल्कि आंगन वाली सिंक में करवाती है। रचना पति की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। 1 हफ्ते की खातिरदारी के बाद सारे मेहमान विदा हुए। बड़े ताऊजी और छोटे ताऊजी भी अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गए। उनका वहां पर कपड़ों का बिजनेस था। घर में दादी के साथ सिर्फ रचना की फैमिली ही रह गई थी। अब रचना के हाथों की मेहंदी भी उतर चुकी थी। वो सासू माँ के साथ काम के मैदानी जंग में उतरने को तैयार थी। रचना अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी दादी की आवाज आई, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू, बाहर आना। दादी सा बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू, बाहर आना। दादी सास अपनी बहू को आवाज लगा रही थी। उनकी आवाज सुनकर रचना अपने कमरे से बाहर आई और बोली, हाँ दादी जी कहिए, क्या काम है? तू जा बहुरानी, मैंने बहू विमला जी को बुलाया है, दादी बोली। तभी विमला जी वहां आ गई। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, बारिश खत्म हो गई है, जा जरा अचार का कनस्तर छत पर रख दे, बड़ियाँ और पापड़ भी सूखने को रख देना, और हाँ मेरे कमरे की कालीन भी छत पर डाल देना, उस पर मेरे हाथ से पानी गिर गई थी। दादी ने अपनी बहू के लिए फरमान जारी किया, ये सब मैं भी रख दूंगी। मम्मी जी आप जाकर आराम करिए। रचना अपनी सास को बोली, बहुरानी मैंने तुझे कहा था ना, तू जा, मैं जिसे जो काम करने को कहूँ वही वो काम करे तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तू नहीं मानती है, हर काम में घुस जाती है।
तू अभी नई दुल्हन है, छत पर नहीं जा सकती। पड़ोसी देखकर हंसेंगे मुझ पर कि कमला जी की बहू अभी से छत पर नाचने लगी। दादी सास बहुत गुस्से में बोलते हुए हुक्का गुड़गुड़ाने लगी। माफ़ कीजिए दादी जी, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से जो काम मुझे कहेंगी करने को मैं वही करूँगी, वरना मैं बैठी रहूँगी। रचना कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली। उस दिन रचना ने दादी सास से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वह दादी सास को मिलजुल कर काम करने का पाठ जरूर पढ़ाएगी। बड़ी बुआ जी जो इसी शहर में रहती हैं, आई हुई थी। वह अक्सर आते रहती थी और घर की बहुओं के खिलाफ दादी सास के कान भरती रहती थी। रचना अपने कमरे से देख रही थी कि दादी सास और बुआ जी दोनों एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे थे। वह सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुन नहीं पाई। हमेशा की तरह दादी सास फिर चिल्लाई, अरे बहू, बहरी हो गई क्या? अब क्या मैं अपना गला फाड़ के चिल्लाऊं तब जाकर सुनेगी? मोई कभी एक बार में सुनती ही नहीं। कमला जी इस बार जरा दम लगाकर चिल्लाई नहीं थी। विमला जी जैसे ही फ़ोन रखती हैं, उनके कानों में कमला जी की कड़कती आवाज़ आती है और वो भागकर कमला जी के पास पहुंचती हैं। अम्मा, आपने मुझे बुलाया क्या? क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे पान चाहिए, दादी बोली। विमला जी दादी का पान लेने के लिए टेबल की तरफ मुड़ी ही थी कि उनके पांव कालीन से उलझ गए और वो धड़ाम से गिर पड़ी। रचना अपने कमरे से सब देख रही थी, भागकर आई और विमला जी को हाथ का सहारा देकर उठाई। बुआ जी यहीं बैठी थी, आप उनसे भी पान ले सकती। अगर उनसे ले ली होती तो मम्मी जी इस कदर नहीं गिरती। रचना दादी सास को बोलते हुए राघव को फ़ोन लगाने लगी। दादी सास तो चोट खाई नाक की तरह फुफकार उठी थी। मुझसे मुंह लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बहुरानी? तेरे कहने से मैं अपने घर की देवी समान बेटी से काम करने को बोलूं? रचना दादी सास को बिना कुछ बोले विमला जी को कमरे में ले गई। वह दर्द से कर्रा रही थी। राघव डॉक्टर को लेकर आया था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कोई दिक्कत नहीं है, बस चोट ज़रा तेज है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और 10 दिन का बेड रेस्ट बोलकर चला गया। दादी सास रचना से नाराज़ थी। विमला जी के बेड रेस्ट के वजह से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अब रचना के सर आ गई थी। रचना दादी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वह पहले से ही उससे नाराज़ थी। उनके बिना कहे ही वह पान से लेकर हुक्का तक सब कुछ उनके पास पहुंचा देती थी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह खुद ले लेती, लेकिन रचना से नहीं मांगती थी। कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। रचना सब काम खत्म कर उनके कमरे में गई तो देखी दादी सर पर हाथ रखे आंखें मूंदे दादी बिस्तर पर लेटी थी। रचना चुपचाप उनके पैरों को दबाने लगी। दादी सास की आंख खुल गई। उन्होंने रचना को कहा, छोड़ दे बहू रानी, मुझे पैर नहीं दबवाने हैं। दादी जी, आप अभी तक नाराज़ हैं, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मम्मी जी के गिरने की वजह से मैं घबरा गई थी और घबराहट में मेरे मुंह से जाने क्या निकल गया। रचना हाथ जोड़ते हुए बोली, बहू रानी, तुमने बात तो सही ही कहा था। पान तो मैं खुद भी ले सकती थी। अगर खुद से पान ले लिया होता तो बहू को आज दर्द नहीं झेलना पड़ता और मेरी बेटी को भी तो बीच में नहीं लाती। कमला जी उदास लहजे में बोली, माफ़ कीजिएगा दादी जी, मैं जो उस दिन कहना चाह रही थी वो आप समझी नहीं। रचना बोली, क्या कहना चाह रही थी बहू रानी? खुलकर बोल, पहेलियाँ मत बुझा। कमला जी बोली, घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियाँ सब में बढ़ जाती हैं। काम का बोझ किसी एक के कंधे पर नहीं रहता और सबको आराम करने का भी बराबर मौका मिलता है। रचना बोली, शायद मेरे द्वारा काम को लेकर बेटियों और बहुओं में भेदभाव करने की वजह से ही बड़ी बहू और मंझली बहू बिजनेस के बहाने अपने पतियों को लेकर मुंबई चली गई। छोटे बेटे का बिजनेस यहीं जम गया था, इसलिए विमला बहू नहीं जा सकी। कमला जी बोली, लेकिन अब नहीं, अब हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। अब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे क्योंकि मेरी बहू रानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कमला जी रचना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। दादी सास रचना की बात समझ गई थी।
विमला जी के पैर भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। घर के काम में राघव भी हाथ बटाने लगा था। दादी सास अब पहले की तरह नहीं चिल्लाती थी। अब चिल्ला चिल्ली की जगह उनके हुक्के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।